फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाएंगे कल से। और कल जो हमने बात की थी फ्रांस की क्रांति पे, और हमारी बातचीत हुई थी, वो हुई थी मानवाधिकारों की घोषणा तक। मानवाधिकारों की घोषणा पर हमने कल बात की है और उसके आगे की घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे हैं और जो फ्रांस की क्रांति है, इस फ्रांस की क्रांति की घटनाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और इन्हीं घटनाओं की हम चर्चा जारी रखे हुए हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। सभी मित्र हैं वो जुड़ जाएं फटाफट। हाँ जी, अब अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमने लास्ट देखा था कि मानवाधिकार जो हैं, इन मानवाधिकारों की घोषणा होती है। इसके साथ एक अगली घटना अगर हम क्रम से चलें तो अगली घटना है महिलाओं का अभियान। ये हम सभी को पता रहता है कि महिलाओं का क्या अभियान था। महिलाओं का अभियान, देखो महिलाओं का अभियान क्या रहता है। अब देखिए साथियों, महिलाओं का अभियान का क्या होता है। ये 5 अक्टूबर व 6 अक्टूबर को होता है। 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को होता है। ये 2 तिथियां हैं इसके लिए। ये तिथियों को क्या क्या होता है। मानवाधिकारों की घोषणा कब होती है, तिथि बताएंगे साथी लोग। मानवाधिकारों की घोषणा, गुड इवनिंग सभी को, बता देंगे फटाफट। मानवाधिकारों की घोषणा की तिथि कौन सी थी, बता देंगे क्या कोई। अपने बात की थी मानवाधिकारों पर, मानवाधिकारों की घोषणा। हाँ जी सोनाराम जी, 27 अगस्त, बिल्कुल, वेरी गुड। मोहनलाल जी, मोनिका जी, सरोज जी, ओम प्रकाश जी, भूप जी, मोतीराम जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी अच्छी तैयारी के साथ हैं। अपने यहाँ क्या है कि महिलाओं के अभियान में हमें क्या ध्यान रखना है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। महिलाओं के अभियान में क्या है कि 6 से 7 हजार महिलाएं, कितनी, 6-7 हजार महिलाएं हैं। ये महिलाएं 5 अक्टूबर को कहाँ जाती है। महिलाएं 5 अक्टूबर को वर्साय के महलों में जाती है। वर्साय के महलों में क्यों जाती है, क्योंकि अपने को पता है कि वर्साय के महलों में है, वहां यहाँ का राजा है लुई 16वां, वो निवास करता है और राजा के पास जाती है। और राजा की जो रानी है, जो इसकी क्रांति की प्रमुख आग में घी में आग डालने का काम करने वाली है, वो मेरी अंतवनेत है। हाँ जी, ललिता जी कह रहे हैं। देखिए मित्रों, थोड़ा सा आप देखें कि वीडियो कंटेंट में मिलेगा आपको, लाइव क्लास में नहीं मिल रहा है तो कंटेंट में हाथों हाथ अपलोड हो जाता है 15-20 मिनट बाद में। कंटेंट में वीडियो देखिए, कल वाला मिल जाएगा आपको। कल वाला वीडियो है वो कंटेंट में मिल जाएगा साथियों। हाँ जी, कंटेंट में शो हो रहा है सर, अभी चेक किया हमने, क्योंकि आप साथियों के, शैलेंद्र जी कह रहे हैं शो नहीं हो रहा। शैलेंद्र जी, आप साथियों के जैसे ही आ रहे थे वो हमने क्या है कि बात कर दी। पीडीएफ कंटेंट में अपलोड करवा देंगे, कल वाली आज वाली दोनों ही करवा देंगे। हाँ, पीडीएफ नहीं है ये सही है, पर बाकी क्या है कि बाकी सब कुछ है इसमें है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने गौर करेंगे इस पे हमें गौर करना है कि अपने अभी केवल जो क्लास चल रही है उस पे गौर करें, अपने बातचीत करते जाएंगे साथ में। हाँ जी, महिलाओं का अभियान में क्या होता है, 6-7 हजार महिलाएं हैं, कहाँ जाती है, वर्साय के महलों में जाती हैं। क्यों जाती है, क्योंकि इन्हें क्या है कि भूखमरी फैली हुई है और इस भूखमरी के कारण ये मांगने जाती है क्या, रोटी, हमें रोटी दो, ये इनका नारा है। क्या है, हमें रोटी दो, ये इनका नारा है। तो यहाँ देखिए एक प्रसिद्ध उक्ति है जो पूछी जाती है। मेरी आत्मा ने, तो जो यहाँ की रानी है, उनको ये पता नहीं है कि रोटी क्यों मांग रहे हैं। ये सोचते हैं कि इनके पास रोटियां खत्म हो गई है, परंतु ये करोड़पति है, पैसा बहुत है इनके पास।
उनको केवल इतना लगता है कि इनके पास रोटियां नहीं है, और रोटी मांगने का तात्पर्य था कि ये गरीब लोग हैं, जर्जर अवस्था में है, इनको खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। तो मेरी आत्मानीत है, ये इन महिलाओं को क्या कहती है? मेरी आत्मानीत हम सभी को पता है कि तुम केक क्यों नहीं खाते, यानी जब आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खा लो, तुम केक क्यों नहीं खाते? अब देखो, ये इनका, मेरी आत्मनियत का जो धरातल से जुड़ने का स्टैंडर्ड था कि आम लोग कैसे भाषा का उपयोग करते हैं, तो तुम केक क्यों नहीं खाते, ये किसने कहा है? मेरी आत्मनियत ने कहा है। इनको कहा है जो 6 से 7 हजार महिलाएं वर्साय के महल में पहुंची है और राजा और रानी से किसकी मांग कर रही है? रोटी की मांग कर रही है, भूख मरने की जिसकी स्थिति है वो मांग कर रही है। और ये महिलाएं क्या करती हैं? फिर अपने साथ जबरदस्ती राजा और रानी को 6 अक्टूबर को कहां ले आती हैं? वर्साय के महलों से। कहां पे ले आती हैं साथियों? वर्साय के महलों से पेरिस ले आती हैं। पेरिस ले आई हैं राजा और रानी को, और ये नारे लगाती हुई लाती है कि हम मैंने रोटी वाला हमारे साथ है, रोटी वाली हमारे साथ है, और रोटी वाले का बच्चा हमारे साथ है। यानी इनको हम लेके आए हैं। क्या करके ले आए? लेके आए हैं। यानी महिलाओं का अभियान क्या है? 2-3 चीज क्वेश्चन देंगे। कब होता है? 5 अक्टूबर 1789, 6 अक्टूबर 1789 को। 5 अक्टूबर को 6 से 7 हजार महिलाएं वर्साय के महलों में जाती है, हमें रोटी दो के नारे लगाते हुए रोटी मांगती है। मेरी आत्मानीत कहती है कि तुम केक क्यों नहीं खाते। और फिर ये वर्साय के मेलों से राजा और रानी को कहां ले आती हैं? पेरिस में ले आती हैं। तो महिलाएं पहली बार क्या है, इतना काम करती है, इन्हें कहां लेके आती हैं? पेरिस लेके आती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पे हमें गौर करता है, ठीक है। और इसके बाद में अगली जो घटना क्या होती है, अगली घटना रहती है, उसकी हम बात करते हैं। अगली हमारी क्या घटना है मुख्य तौर पर? हाँ जी, हो रही है शो। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल हो रही है ओम प्रकाश जी। और अस्तु जी कह रही है तुइलरी के महल। तुइलरी के महल कहां पे है? पेरिस में है। और इन तुइलरी के महलों में इनको लाया जाता है। अब देखिए, इस घटना, प्रमुख घटना के बाद आगे की कड़ी में क्या होता है? आगे की कड़ी में फ्रांस की जो क्रांति है, इस फ्रांस की क्रांति में अगली घटना क्या रहती है, उस पर हम बात करते हैं। इस फ्रांस की क्रांति में अगली घटना है, अगली घटना है एक अगली घटना है। हाँ जी, अगली घटना क्या रहती है? अगली घटना रहती है वो हमारी रहती है, वो चर्च संबंधी प्रावधान रहते हैं। चर्च संबंधी प्रावधान। और ये जो चर्च संबंधी प्रावधान है, ये कब, चर्च संबंधी प्रावधान है, ये कब जारी किए जाते हैं? ये जारी होते हैं साथियों, ये होते हैं 3 नवंबर 1789 को। 3 नवंबर 1789 को चर्च संबंधी प्रावधान है, ये जारी होते हैं। और इन चर्च संबंधी प्रावधानों में क्या होता है? इन चर्च संबंधी प्रावधानों में क्या होता है साथियों? ये एक क्या बनाया जाता है? एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी है, ये बनाया जाता है। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या बनाया जाता है? क्लर्जी बनाया जाता है। और इस क्लर्जी के तहत क्या होता है साथियों? इस के तहत जो पादरी हैं, इन पादरी को शपथ लेनी होती थी। किसकी शपथ लेनी होती थी? इन्हें राज्य भक्ति की शपथ लेनी होती थी। इसकी भक्ति, राज्य की भक्ति के लिए शपथ लेनी होती थी कि हम राज्य के प्रति क्या रहेंगे? श्रद्धावान रहेंगे। देखिए, अपने को एक ध्यान रखना है मित्रों कि जो ये सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनाया गया है, इससे पहले जो पादरी लोग हैं, या हम कहें धर्म है, इस धर्म को क्या किया गया साथियों? धर्म को राज्य से ऊपर माना गया था। धर्म है वो राज्य से ऊपर था, पोप था,
वो अपना व्यवहार अपने हिसाब से करता था। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना था। तो यहाँ अपने क्या है कि एक चीज पर गौर करेंगे, वो ये है कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कलर्जी बनाया गया जो 3 नवंबर 1789 को जारी हुआ। इसमें राज्य को धर्म के ऊपर बना दिया गया। पादरियों के लिए क्या की गई? पादरियों के लिए वेतन की व्यवस्था की गई। क्या दिया गया इनको? वेतन, मासिक वेतन इनको दिया जाने लगा। चर्च की संपत्ति है, इस चर्च की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। चर्च की संपत्ति पर किसका अधिकार है? राज्य का अधिकार हो गया, जो पहले कभी नहीं था। राज्य का अधिकार हो गया। और पादरियों को शपथ लेनी होती थी राज्य भक्ति की, राज्य के प्रति अपनी स्वामी भक्ति की शपथ उन्हें लेनी होती थी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ अपने मित्रों गौर करेंगे कि राज्य के प्रति जो स्वामी भक्ति है, राज्य के प्रति जो स्वामी भक्ति है, ये राज्य के प्रति स्वामी भक्ति, इसमें हमारा क्या है? 1 मिनट थोड़ा सा देख रहे हैं। हाँ, इसको बंद कर दो। ठीक, हाँ जी। अब देखिए, राज्य के प्रति स्वामी भक्ति है, ये शपथ लेने वाले पादरी 2 वर्गों में बंट के, एक तो जो क्या कर रहे थे, शपथ है, इस शपथ को ले रहे थे, और एक इस शपथ को नहीं ले रहे थे। 2 तरह के पादरी थे। और इन दोनों तरह के पादरी में क्या हुआ साथियों? इन दोनों तरह के जो पादरी हैं, इनमें जो शपथ ले रहे थे, इनको ज्यूरर कहा गया। क्या कहा गया? ज्यूरर। ज्यूरर कौन थे? जो राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ ले रहे थे। और दूसरों को क्या कहा गया? दूसरों को कहा गया नॉन ज्यूरर। जो राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ नहीं ले रहे थे, ये थे नॉन ज्यूरर। यानी चर्च संबंधी प्रावधान जो कब जारी होता है मित्रों? 3 नवंबर 1789 को होता है। इसमें ये सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कलर्जी कहलाया, और इसमें ये व्यवस्था थी और ये नामकरण था। क्लियर है? और ये अगली घटना होती है। हाँ जी, हाँ सभी साथी जून 1790 कैसे कह रहे हैं ममता जी? बाकी तो सभी साथी सही बोल रहे हैं। 3 नवंबर 1789 की घटना है। जून 1790 की क्या होती है ये तो नहीं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली जो फ्रांस की क्रांति में प्रमुख घटना होती है वो क्या होती है? वो होती है नया संविधान। क्या होती है मित्रों? नया संविधान लागू होता है। और ये नया संविधान कब लागू हुआ है? 1791 में लागू हुआ। कब हुआ है? 1791 में नया संविधान लागू होता है मित्रों। ये अपने को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए, ये फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था। क्या था? फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान। एक तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, फ्रांस के संविधान अपने नेपोलियन बोनापार्ट तक पढ़ेंगे। अब तक जाते जाते क्या होगा साथियों? वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे ये रहेगा कि 4 संविधान लागू हो चुके होंगे। कितने लागू हो चुके होंगे? प्रथम लिखित संविधान 1791 में आता है। इस पर गौर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है एक बात? दूसरी देखो, दूसरी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि इस संविधान के द्वारा क्या लागू किया गया? अपने ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना इस संविधान के द्वारा की गई है। यहाँ मित्रों थोड़ा सा अपने को एक चीज समझनी है, वो ये समझनी है साथियों, वो हम ये समझेंगे कि इससे पहले जो संविधान था वो संविधान कैसा था? वो संविधान मित्रों था, वो संविधान था, वो निरंकुश संविधान था। निरंकुश संविधान का तात्पर्य क्या था कि जैसे लुई 14वां कहता है मैं ही राज्य हूं, और ये लुई 16वां भी कहता है एक जगह, क्या कहता है कि मेरे वचन ही नियम है। यानी ये क्या कि इस तरह से तानाशाही करते हैं। तो वो जो राजा कहता था वो ही होता था, वो निरंकुश राजतंत्र था। परंतु इस संविधान के द्वारा क्या किया गया? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। यानी राजा को भी कानूनों के अधीन लाया गया, और कानूनों के अधीन लाके क्या किया गया इसकी हम बात करते हैं।
अब देखो ये जो संवैधानिक राजतंत्र है, इस संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना में एक तो ध्यान रखेंगे कि जो शासक है राजा है, शासक को वेतन भोगी बना दिया गया, यानी राज्य पर अधिकार नहीं है इसका, इसको वेतन मिल रहा है और वेतन के लिए ये काम कर रहा है। और क्या किया गया साथियों, और यहाँ मॉन्टेस्क्यू जिसकी स्पिरिट ऑफ लॉज थी, मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। किसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया, जिसमें क्या किया गया था मित्रों, सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया इसके द्वारा, जिसमें क्या किया गया था, जो आज भी लोकतंत्र के लिए एक आदर्श स्थिति है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होंगी, स्वतंत्र होंगी, अलग अलग उनके अधिकार होंगे, अलग अलग उनके पास शक्तियां होंगी। ये स्पिरिट ऑफ लॉज में कौन कह रहे हैं, मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं मित्रों। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ और क्या है, यहाँ और साथियों होता है, वो क्या है कि जनता को सर्वोच्च बनाया गया, जनता को सर्वोच्चता प्रदान की गई, यानी जनता ही है वो सब कुछ है, जनता को सर्वोच्चता प्रदान की गई। अब देखो अपने यहाँ गौर करने योग्य बात यह है कि प्रथम संविधान लागू हो गया और इसमें संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी मित्रों, तो क्या परिवर्तन आया, एक तानाशाही, एक निरंकुश शासन की जगह ये क्या बना दिया गया, जो हमारा आज राष्ट्रपति है, या हम कहते हैं इंग्लैंड का जो सम्राट है, यानी सीमित उसको अधिकार दे दिए गए, कुछ से कुछ चीजों के लिए बाध्य किया गया। यहाँ एक व्यवस्थापिका स्थापित की गई है, व्यवस्थापिका 745 लोगों की वो काम कर रही है, यानी जनता की इच्छा सर्वोपरि बना दी गई। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभागों में शक्तियां दे दी गई, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में। तो इस तरह से राजा को क्या लगा, राजा को ये लगा मित्रों कि ये मेरी बेइज्जती है, क्योंकि मैं तो जो चाहता था वो होता था, अब मैं नहीं चाहता हूं वो भी हो जाता है। तो राजा को ये स्थिति रास नहीं आई, तो उसे लगा कि इससे अच्छा मुझे यहां से क्या हो जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। और भागने के लिए वो क्या करते हैं साथियों, राजा पलायन करते हैं। कहां पलायन करते हैं और कैसी स्थिति बनती है उस पर हम बात करेंगे अभी। राजा पलायन का प्रयास कब करते हैं, कोई बताएगा क्या, राजा पलायन का प्रयास कब करते हैं, कोई साथी बताएगा। जुलाई 1790, ममता जी कह रहे हैं, ममता जी क्या कह रहे हैं, जुलाई 1790। देखिए यहाँ अपने को एक एक घटना पे हम बातचीत कर रहे हैं, जो जो क्रमवार बढ़ती जा रही है। अब अगला जो हमारा है कि राजा का पलायन, इस पर आपको गौर करना है कि राजा का पलायन किस तरह से होता है, राजा क्यों पलायन करता है, ये तो हमने देख लिया, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लिया है कि राजा क्यों पलायन कर रहा है। कौन उत्तर दे रहे हैं साथी लोग, हस्तु जी कह रहे हैं, सुनील जी वेरी गुड, सुनील जी, लता जी, ललिता जी वेरी गुड, अच्छी तैयारी के साथ आप लोग हैं, आप जुटे रहें निश्चित ही। जो साथियों एक बात मैं कहूंगा आपको कि अपना जो टेस्ट हो रहा है ना संडे को, उस टेस्ट में आप ये प्रयास करें, क्योंकि इस बार मैं टेस्ट की रैंक डालूंगा सभी की टेस्ट सार्वजनिक तौर पर टेलीग्राम पर एक लिस्ट बना के, और सोमवार या मंगलवार तक एक लिस्ट बना देंगे और उस लिस्ट को डाल देंगे कि हमारे इतिहास के इतने विद्यार्थी थे, इन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया और पेपर को अटेम्प्ट करने के साथ में क्या हुआ कि इनकी ये रैंक रही। तो आप अपने आप में एक जुनून पैदा करें कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमें प्रतिदिन का टारगेट निश्चित करना होगा और प्रतिदिन के टारगेट को हमें प्राप्त करना होगा, तभी हम क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे मित्रों। यहाँ अपने ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, हम नंबर एक तो जो टेस्ट है इतिहास का और राजस्थान जीके का, वो आपके कंटेंट में आ जाएगा, आपके बैच में, आपको अलग से ज्वाइन करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो हमारे साथी बैच में है उनको, ठीक है, बैच में नहीं है उनके नहीं आएगा, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करें, इसमें प्रॉपर टॉप 3 में रहने का प्रयास करें। आपको क्या है, प्रत्येक रविवार को रात को 8 बजे टेस्ट पेपर मिलेगा, और जो प्रत्येक रविवार को रात को 8 बजे टेस्ट पेपर मिल रहा है, इस टेस्ट पेपर को सोमवार सुबह 8 बजे तक यानी 12 घंटे के दौरान कभी भी आप अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद
आप टॉप रैंकर्स में बनने का प्रयास करें। साथियों, मैं जूम मीटिंग लूंगा, जूम पर आप सभी से मिलूंगा, बातचीत करूंगा और विशेषकर उन हमारे साथियों से बातचीत होगी जो टॉप थर्ड में रहेंगे। तो आप प्रयास ये कर दें आज से ही कि मेरे को चाहे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे राजस्थान जीके, इसमें टॉप थर्ड में रहना है। एक तो ये करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सेकंड क्या है कि मैंने ये आपको पूरा शेड्यूल दे दिया है, शनिवार तक हम जितना सिलेबस करेंगे संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से हम 27 अगस्त को हमारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों? 27 अगस्त तक हमारा सिलेबस पूरा, 28 अगस्त तक, 29 अगस्त को टेस्ट है। बाई चांस थोड़ा बहुत किंतु परंतु होता है तो 2-4 दिन से आगे पीछे नहीं होगा, तो आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और फिर 10 अगस्त को मैं फुल टेस्ट लेने वाला हूं पूरे सिलेबस का। तो आप क्या है कि यहां तक करते जाएं। यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेज रहती है उसमें भी हम क्या है कि राजस्थान जीके में वही टॉपिक लेके आते हैं जो हमारे सिलेबस में टेस्ट में संडे वाले में रहते हैं। तो उस राजस्थान जीके में वही आए, रात को 9 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो आप इनमें आइए, कंपटीशन में आइए, अपने आप में थोड़ा जुनून पैदा कीजिए। निश्चित तौर पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे मित्रों। क्यों नहीं बनेंगे? जब हम व्यवस्थित होकर तैयारी करेंगे, जब हमें पता है हमारा अगस्त लास्ट में सिलेबस हो जाएगा और याद करते हुए हो जाएगा, टेस्ट देते हुए हो जाएगा, टेस्ट में रैंक आते हुए हो जाएगा, तो हम क्यों कैसे पीछे रहेंगे? तो हमारे में पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं है मित्रों। पर आप जुटे रहें तैयारी में अच्छे से। हाँ जी, लता जी कह रहे हैं देखिए लता जी, और चीजें आप मेरे पे छोड़े, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको मिले राजस्थान वाला पोर्शन भी, पर अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। जैसे ही मिलेगा मैं बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा। हाँ जी, अपने अभी बात करते हैं आगे की टॉपिक पर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है राजा का पलायन। राजा पलायन कब करता है ये हम सभी को पता है। कब करता है साथियों? ये करता है 20 जून, 20 जून 1791 को। अब आपसे पूछ लिया जाए क्यों करता है, तो अपने पहले वाला देख लिया ना, संविधान कि संविधान राजतंत्र स्थापित होता है, इससे राजा की शक्ति सीमित कर दी जाती है। राजा को एक स्टैंप बना दिया जाता है कि ये करना है या साइन करने हैं तो करने हैं। जनता सर्वोच्च हो जाती है, राजा के हाथ में कुछ नहीं रहता। जो राजा आज तक कुछ बोल देता था वही कानून होता था, वही नियम होता था। उस राजा को ये कहा जाता है ये बनाना है और साइन करने ही पड़ेंगे, तो उस राजा की स्थिति कैसी होगी हम सभी देख सकते हैं। तो अब राजा चाह रहा था कि मैं ऐसी जिंदगी की बजाय यहां फ्रांस से भाग जाऊं, और वो विदेश भागने का प्रयास करता है। क्या करता है साथियों? विदेश भागने का प्रयास करता है। ये विदेश भागने का जब प्रयास करता है तो इसमें राजा स्वयं तो क्या है, वो दास के वेश में था। अब देखिए कितनी दयनीय स्थिति होती है, एक दास के वेश में था राजा। और जो रानी है, रानी क्या थी? ये तो है राजा, राजा था, रानी थी वो एक रूसी महिला की लिबास में, यानी रूसी महिला के रूप में, रूसी महिला की ड्रेस पहनी हुई थी। ये दोनों थे और ये भागने का प्रयास कर रहे थे, भागने का प्रयास कर रहे थे। तो इन्हीं का है एक गांव था वरेन। कौन सा गांव था? वरेन। इस वरेन गांव में पकड़ लिया गया सीमा पर। वरेम गांव था, वरेम स्थान था, कहां पर? सीमा पर। यहां राजा को पहचान लिया गया और राजा को पहचान कर क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। और पकड़ के राजा को क्या किया गया? राजा को वरेन से वापस पेरिस लाया गया है, वापस पेरिस लाया गया और पेरिस लाके बैठाया गया, यानी जबरदस्ती की गई। किसके साथ? राजा के साथ। राजा एक दास के वेश में है, राजा की दयनीय स्थिति है और वो भागने का प्रयास कर रहा है, फिर भी वरेन गांव में पकड़ लिया गया और वापस कहां ले आए साथियों? वापस पेरिस में ले आए। अब इस दयनीय स्थिति को देखकर दुनिया के दूसरे राजतंत्र हैं, वो सोचते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हमारे लोगों को पता चली और एक राजा कठपुतली बना हुआ है जनता की, तो कल को हमारे यहाँ विद्रोह न हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, इस राजा की सहायता करें, इसे जनता के चंगुल से निकालें और पुनः राजा के सारे अधिकार वापस लाएं। तो इसके लिए एक घोषणा होती है। कौन सी घोषणा होती है बता देंगे फटाफट? एक घोषणा होती है, कौन सी होती है फटाफट बता देंगे? हाँ जी, फटाफट बता देंगे साथियों, घोषणा कौन सी होती है? कोई बताएगा क्या?
हाँ जी, साथी लोग बता रहे हैं, मोहित जी कुमावत बता रहे हैं, स्वाति जी बता रहे हैं, भूप सिंह जी बता रहे हैं, रेखा कुमारी जी बता रहे हैं, सरोज बिश्नोई जी बता रहे हैं, मोनिका जी, मोहनलाल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी साथियों, कि इस प्लायन की राजा की स्थिति के बाद में कौन सी घोषणा होती है मित्रों? घोषणा होती है पिलनिच की घोषणा। कौन सी घोषणा हुई है? पिलनिच की घोषणा। और ये पिलनिच की घोषणा है, ये क्या रहती है, कैसे रहती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पिलनिच की घोषणा कैसे रहती है, इसकी हम बात करते हैं। अब मित्रों यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि आपको तैयार होना है, साथ साथ में याद करना है। इसको घटना से घटना हम जोड़ते जा रहे हैं और इनको याद डेली का डेली कर लेना है, इनको आगे नहीं ले जाना। हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है साथियों। ये कब घोषित होती है, इसकी घोषणा कब होती है बताएंगे। कौन कौन साथी बता रहे हैं पिलनिच की घोषणा? हाँ जी, भूप सिंह जी बता रहे हैं, मोनिका जी बता रहे हैं, सभी साथी बता देंगे 27 अगस्त 1791। आप सभी साथियों का उत्तर सही आ रहा है। 27 अगस्त 1791 को पिलनिच की घोषणा होती है। 27 अगस्त 1791 को क्या रहती है साथियों? पिलनिच की घोषणा होती है। और ये पिलनिच की घोषणा क्यों होती है, किसकी प्रतिक्रिया में होती है? एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि राजा जब पलायन का प्रयास करता है लुई 16वां फ्रांस का, तो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर यहाँ के राजतंत्र है वो उसकी सहायता करते हैं। एक बात, सबसे बड़ी बात कि वो स्वयं भयभीत हैं कि कहीं हमारी जनता को ये न लग गया कि जनता है वो अगर एक हो जाए तो राजा के अधिकार छीन सकती है, तो कल को हमारे पे ये आंच ना आ जाए। तो इसलिए ये लोग घोषणा करते हैं। घोषणा कौन करते हैं? एक तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के शासक हैं। कौन है ऑस्ट्रिया के शासक, उनकी हम बात करेंगे। दूसरे हैं पर्सा, पर्सा के शासक इनके साथ होते हैं। घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ऑस्ट्रिया के शासक के द्वारा की जाती है। और ऑस्ट्रिया के शासक हैं लियोपोल्ड द्वितीय। लियोपोल्ड द्वितीय हैं, ये घोषणा करते हैं। ये घोषणा क्या करते हैं इसकी हम बात करते हैं। दूसरे इनके साथ कौन सम्मिलित होते हैं? फ्रेडरिक विलियम द्वितीय हैं। ये फ्रेडरिक विलियम द्वितीय इनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं मित्रों। और ये घोषणा में यहाँ क्या होता है कि फ्रांस के शासक के अधिकार वापस लौटाए जाएं। और अगर वापस अधिकार नहीं लौटाए गए तो हम क्या करेंगे? फ्रांस पर आक्रमण करेंगे। और इस फ्रांस के आक्रमण की जिम्मेदारी किसकी होगी? फ्रांस की जनता की होगी, जिसने यहाँ के शासक को परेशान कर रखा है। ये कहते हैं मित्रों, कौन कहते हैं? ये कहते हैं लियोपोल्ड द्वितीय। और लियोपोल्ड द्वितीय के साथ में सम्मिलित होते हैं कौन? फ्रेडरिक विलियम द्वितीय। यानी कुल मिला के हम सार रूप में कहें तो सार रूप में इसमें क्या रहता है? सार रूप में इसमें रहता है कि ये दोनों शासक कहते हैं कि या तो फ्रांस का लुई 16वां है, उसकी वहां फ्रांस की जनता उसको उसके अधिकार दे दे। अगर अधिकार नहीं देती है तो हम युद्ध आक्रमण करके और उस राजा को अधिकार दिलाएंगे जनता से। ये घोषणा कौन सी है? ये पिलनिच की घोषणा है। ठीक है, इसके बाद कोई मित्र बताएगा कि कौन सी घटना होती है? इसके बाद कोई मित्र बताएगा लेकिन लगातार घटनाओं में कौन सी घटना आगे होती है? हाँ जी, अच्छा कोई मित्र का उत्तर नहीं आ रहा है, कोई भी साथी है, इन साथी का उत्तर ये आगे 30 सितंबर को क्या बता रहे हैं? हाँ जी, अटैक ऑन ऑस्ट्रिया, मोहित जी कह रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया पर अटैक नहीं किया जाता। क्या है? ऑस्ट्रिया पर अटैक नहीं किया जाता। पहले ऑस्ट्रिया और ये लोग क्या है, ये प्रयास करते हैं हमारे पे मान लो ये हो गया कि फ्रांस की जनता पे, फ्रांस की जनता पर ये क्या प्रयास करते हैं साथियों? फ्रांस की जनता पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रांस इसकी जनता है, यहाँ की जनता
उग्र होकर यहाँ फ्रांस है वो क्या करता है, फ्रांस की युद्ध की घोषणा, फ्रांस युद्ध की घोषणा करता है। युद्ध की घोषणा है फ्रांस है वो किसके विरुद्ध करता है, क्यों करता है, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध करता है मित्रों। ये हमारे साथी व्यवस्थापिका सभा, तो व्यवस्थापिका सभा में थोड़े आगे आएंगे अपने, एक बार अपने चलते हैं, पहले देखते हैं कि फ्रांस है ये क्या कर रहा है साथियों, ये फ्रांस अथवा पर्सा है ये युद्ध की घोषणा कर रहा है, किसके विरुद्ध कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, वो पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर रहा है, पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। किसकी करता है मित्रों, युद्ध की घोषणा करता है। तो ये युद्ध की घोषणा कब होती है, ये युद्ध की घोषणा की जाती है 20 अप्रैल 1792। 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया व और कौन है, फ्रांस की ऑस्ट्रिया व दूसरा है फ्रांस के साथ पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। के विरुद्ध क्या होता है, विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जाती है, युद्ध की घोषणा इसमें की जाती है मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। देखिए इसकी पीडीएफ है आपको तुरंत बाद में क्लास की अपने कंटेंट में मिल जाएगी, ऐप में आपको सभी को आज ही यानी, तो इसको अच्छे से और पढ़ लेंगे आप। तो फ्रांस की घोषणा है 20 अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया व पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, क्योंकि वहां के शासक लगातार जनता पर दबाव बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि फ्रांस के अधिकार लुई 16वें को, फ्रांस के शासक को पुनः दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए जब ये देश पर आपातकालीन की स्थिति आती है, यानी आक्रमण की स्थिति आती है फ्रांस और पर्सा के, पर्सा और ऑस्ट्रिया के आक्रमण की स्थिति आती है, तब जनता क्या करती है, यहाँ किस पे होता है, तुइलरी, जो फ्रांस में क्या थे, तुइलरी के महलों पर आक्रमण, तुइलरी के महलों पर आक्रमण, तुइलरी के महलों पर क्या होता है साथियों, आक्रमण। और ये तुइलरी के महलों पर आक्रमण कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी हम बात करते हैं। पहले तो कब होता है ये ध्यान रखें। तो ये तुइलरी के महलों पर आक्रमण हुआ है, ये 20 जून 1792 को हुआ है। कब हुआ है साथियों, 20 जून 1792 को तुइलरी के महलों पर आक्रमण होता है। ये साथी लोग क्या कह रहे हैं नीचे, सुमन जी, शिवम जी कह रहे हैं अभी ज्वाइन कर पाए, टाइम का पता नहीं था, कोई बात नहीं शिवम जी। देखिए 5 से 5:15 के बीच डेली हमारी क्लास स्टार्ट होती है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। लाइव आप आए, बाई चांस आप लाइव नहीं आ पाते हैं ऐप में, तो ऐप में लाइव नहीं आते हैं तो एक तो लाइव क्लासेज में, ऐप में जो है लाइव क्लासेज वहां आपको क्लास मिल जाएगी। लाइव क्लासेज में अगर नहीं है तो कंटेंट में आप अपलोड कर देते हैं, वहां भी आप वीडियो देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। आप अच्छे से अपना टॉपिक तैयार कर लें और इसके हर एक क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। देखिए जब क्वेश्चन मैं करवा दूंगा उसके बाद आप देखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और अपने क्या किया है, और साथ में मूल्यांकन करें। प्रत्येक संडे को टेस्ट देके, मैं बार बार कह रहा हूं आप टॉप 3 में आने का प्रयास करें। अब समय आ गया है कि हम पुरजोर मेहनत करें, हम पसीना बहाएं, किसके लिए, एक ऐसे पद के लिए जिसको हर कोई पाना चाहता है। हमें दूसरे साथियों से आगे निकलना है और आगे निकलने के लिए निश्चित तौर पर हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, और 2.5 महीने की मेहनत हमें बहुत आगे ले जाएगी मित्रों। हाँ जी शिवम जी, चलो ठीक है शिवम जी। अब क्या होता है साथियों कि तुइलरी के महलों पर आक्रमण क्यों होता है। अब यहाँ तुइलरी के महलों पर आक्रमण इसलिए होता है कि फ्रांस और पर्सा है, ये फ्रांस नाम आ रहा है कि पर्सा और ऑस्ट्रिया है, ये युद्ध करते हैं। और जैसे ही युद्ध करते हैं तो इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ बैकग्राउंड कि क्या स्थिति रहती है, क्यों ये आक्रमण की नौबत आती है। कि यहाँ ऑस्ट्रिया, कौन, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा, इन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ की जनता अगर फ्रांस के शासक को अधिकार नहीं लौटाएगी तो हम क्या करेंगे, वहां पे आक्रमण करेंगे और जबरदस्ती वापस लौटवाएंगे, यानी सारे अधिकार वापस दिलाएंगे राजा को जनता से।
और ये जब सीमा की ओर बढ़ती हैं, इनकी संयुक्त सेना जब ये सीमा की ओर बढ़ती है मित्रों, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में ये होता है कि फ्रांस का जो नेशनल गार्ड था, अपने पीछे की वीडियो में देखा है कि लाफायते के नेतृत्व में था। इस लाफायते को सेनापति बनाया जाता है। लाफायते को क्या बनाया जाता है? सेनापति बनाते हैं। और ये लाफायते इनका सामना करने के लिए जाता है, परंतु यहाँ फ्रांस की सेना है जो लाफायते के नेतृत्व में है, उसे हार का सामना करना पड़ता है और हार का सामना करना पड़ता है। और ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया और पर्सा की है सेना, ये फ्रांस में एंटर कर जाती है, फ्रांस में प्रवेश कर जाती है। और जब ये फ्रांस में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ जो जनता है, यानी यहाँ का जो शासन चला रहा है कौन, जो जिसको विधानसभा कहा गया है, नेशनल असेंबली कहा गया है, राष्ट्रीय सभा कहा गया है, ये राष्ट्रीय सभा जो शासन कर रही है, ये यहाँ के शासक लुई 16वें को कहती है। लुई 16वें को क्या कहती है कि हमें पेरिस की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों को नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि आक्रमणकारी सेना है वो आ रही है। ये यहाँ की राष्ट्रीय सभा कहती है किसको? राजा को, क्योंकि राजा को क्या है, साइन करने होते थे और राजा इसको मना कर देता है कि नहीं, पेरिस की सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जनता को क्या लगता है कि पेरिस का जो राजा है, फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां, वो इन से मिला हुआ है ऑस्ट्रिया और पर्सा से। और देखिए साथियों, एक तो सीधी सी बात थी कि ऑस्ट्रिया और पर्सा जब उस राजा को अधिकार दिलाने के लिए आक्रमण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस राजा का सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति होगा। तो जैसे ही जनता को लगता है कि ये मिला हुआ है, तो जनता क्या करती है? तुइलरी के महलों पर आक्रमण कर देती हैं 20 जून 1792 में, और राजा के अंगरक्षकों की हत्या कर देती है। राजा के अंगरक्षकों की हत्या कर दी। सैकड़ों अंगरक्षक हैं राजा के मारे गए हैं, हत्या की। और इसमें ज्यादातर स्विट्जरलैंड के स्विस अंगरक्षक थे, इनकी हत्या की है। यानी जनता ने तुइलरी के महलों पर आक्रमण करके राजा के अंगरक्षकों की हत्या की है। कब की है? 20 जून 1792। अब देखिए, जब ये स्थिति आती है, इस स्थिति में ऑस्ट्रिया और पर्सा की सेना का संयुक्त सेनापति है, कौन है? ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक। ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक है, इस घटना की प्रतिक्रिया में एक घोषणा करता है। कौन सी घोषणा करता है मेरे मित्र बता देंगे, फटाफट कमेंट करके बता देंगे कौन सी घोषणा करते हैं। हाँ जी, कौन सी अच्छा, वेरी गुड। सरोज बिश्नोई जी क्या कह रहे हैं? ब्रुंसविक की घोषणा क्या करते हैं? ब्रुंसविक की घोषणा, बिल्कुल सरोज जी बिश्नोई का बिल्कुल सही है। तो अगली घटना क्या होती है? अगली घटना होती है साथियों ब्रुंसविक की घोषणा। और ये ब्रुंसविक की घोषणा कौन करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इसकी हम बात करेंगे। ब्रुंसविक की घोषणा होती है 25 जुलाई 1792 को। 25 जुलाई 1792 को ब्रुंसविक की घोषणा होती है। अपने को यहां ये ध्यान रखना है मित्रों कि ऑस्ट्रिया व पर्सा की संयुक्त सेना, ऑस्ट्रिया व पर्सा की जो संयुक्त सेना है, इस संयुक्त सेना का सेनापति कौन है? इस संयुक्त सेना का सेनापति था साथियों, वो सेनापति कौन था? वो था ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक। ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक ये इस सेना का सेनापति था। और इसी ने क्या किया था? इसी ने एक घोषणा की थी। कब की थी? 25 जुलाई 1792 को की थी। और ये इतिहास में किस नाम से जानी गई है? ब्रुंसविक की घोषणा के नाम से जानी गई है। मेरे उत्तर कुछ साथी मित्र दे रहे हैं, ये शिवम जी, सोनाराम जी, मोहनलाल जी, भूप सिंह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब देखो,
ब्रुन्सविक की घोषणा में क्या है साथियों कि ये जैसे ही जनता क्या करती है, तुइलरी के महलों पर आक्रमण करती है, और तुइलरी के महलों पर आक्रमण करने के बाद जब राजा के अंगरक्षकों की हत्या करती हैं, तो यहाँ क्या है कि पर्सा और ऑस्ट्रिया की जो संयुक्त सेना आ रही है उसको लगता है कि ये राजा के साथ भी अमानवीय व्यवहार करेगी, राजा को भी शारीरिक दंड दे सकती हैं, यानी राजा को नुकसान पहुंचा सकती हैं यहाँ की जनता। तो ये ब्रुन्सविक क्या कहता है 25 जुलाई 1792 को कि जनता है वो जनता क्या करे, राजा के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करे, राजा को कोई शारीरिक दंड नहीं दे। अगर ऐसा किया गया तो हमें पेरिस पर आक्रमण करना पड़ेगा, और पेरिस पर आक्रमण करके और जनता को क्या है कि राजा पर अगर अत्याचार किए गए तो जनता को उसका दंड भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए पूरी तरह से जनता जिम्मेदार रहेगी। हम देखिए मित्रों, यहां ध्यान रखना है कि यहां तक जब तक क्या होती है 25 जुलाई 1792 तक स्थिति क्या रहती है, 25 जुलाई 1792 तक स्थिति क्या है मित्रों, ये स्थिति है कि यहां जो संयुक्त सेना है, किसकी संयुक्त सेना है, ये संयुक्त सेना है ऑस्ट्रिया और पर्सा की, ये जीत रही हैं और इसने धमकी दी हैं। ये धमकी ही क्या है, ब्रुन्सविक की घोषणा है। परंतु ये घोषणा जैसे ही करता है, क्या कहता है कि यहाँ की जनता देख ले कि अगर शारीरिक यातना दी राजा को तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो जनता ने तो पहले ही अंगरक्षकों की हत्या की है, इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, और जनता क्या है और ज्यादा उग्र हो जाती है। और इस घोषणा के फलस्वरूप क्या होता है साथियों, कौन सी घटना होती है बता देंगे, फटाफट बता देंगे कमेंट करके। इस घटना के फलस्वरूप यानी इस घोषणा के फलस्वरूप कौन सी घटना होती है, कोई बताएगा क्या, कोई मित्र बताएगा इस घटना के फलस्वरूप कौन सी? पेरिस कम्यून नहीं सर, सरोज मैडम नहीं, मैडम पेरिस कम्यून है वो अलग चीज है। पेरिस कम्यून की ये अक्टूबर में जब राजा को लाया जाता है महिलाओं के द्वारा, तभी कर लिया जाता है। हाँ जी, और कोई साथी, इस घटना के फलस्वरूप कौन सी बात सामने आती है, कोई साथी बताएगा? राजा को हटाना, ममता जी नहीं अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। और कोई साथी? पेरिस राजमहल, ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, पेरिस राजमहल का क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी? राजमहल पर अटैक नहीं, चलो अपने बात करते हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने। देखिए घटनाओं को जोड़ देना है आपको, घटनाओं को जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। इस घटना के फलस्वरूप क्या होता है साथियों, इस जो ब्रुन्सविक घोषणा होती है इसके बाद में सितंबर हत्याकांड होता है। क्या होता है साथियों? सितंबर हत्याकांड। और ये सितंबर हत्याकांड कब होता है? ये सितंबर हत्याकांड होता है, वो होता है 2 से 6 सितंबर। और 2 से 6 सितंबर कब है? 1792 को होता है। 2 से 6 सितंबर 1792 को कौन सा कांड हुआ है साथियों? कौन सा कांड होता है? 2 सितंबर से 6 सितंबर 92 के बीच में सितंबर हत्याकांड होता है। और ये जो सितंबर हत्याकांड है, क्या कह रहे हैं, राजा ने व्यवस्थापिका भवन पे क्या किया है? चलो एक बार हम देखते हैं। अब यहां साथियों क्या होता है कि सितंबर हत्याकांड में क्या होता है कि यहां दांतों के नेतृत्व में, दांतों कौन है, सॉरी दांतों कहां आएंगे, दांतों जो आने वाले हैं वो आगे आएंगे। कि यहां क्या होता है 2 से 6 सितंबर को जो जनता विरोधी लोग हैं, किसके विरोधी हैं, या यहां कह दे जनता विरोधी कह दो, या कह दो राजतंत्र के समर्थक लोग, राजतंत्र के समर्थक लोग, या हम कह दे राजा के समर्थक लोग, इन लोगों को क्या किया जाता है, हजारों लोगों को 2 से
6 सितंबर के मध्य मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड है ये 2 से 6 सितंबर के मध्य हजारों लोगों को दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सितंबर हत्याकांड। जिसको किस नाम से जानते हैं, सितंबर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। सितंबर का हत्याकांड, सितंबर हत्याकांड क्यों जानते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ एक बहाना मिल जाता है। किसको बहाना मिल जाता है, यहाँ जो जेकोबिन है, इन जेकोबिन को एक स्पष्ट सा बहाना मिल जाता है कि जो राजा के समर्थक हैं, जनता के विरोधी हैं, उन लोगों को जो देशद्रोही सेना, यानी जो हमारे पे ऑस्ट्रिया और पर्सा की सेना है, जो हमारे पे आक्रमण कर रही है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को नुकसान पहुंचा रही है, उनका जो ये लोग समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस नाम पर 2 से 6 सितंबर के मध्य हजारों लोगों की हत्याएं की जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, सितंबर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, सरोज बिश्नोई कह रहे हैं कि इस राजा के 3000 समर्थकों को हटाया गया। हाँ जी, ये अपनी एक घटना रहती है सितंबर हत्याकांड, इसको अपने ध्यान रखना है। इसके बाद में महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है, ये घटना होती है वाल्मी युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों वाल्मी का युद्ध। वैसे अपने जो घटनाएं एक से एक जोड़ रही हैं, वो सारी की सारी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है, अत्यंत ही। हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती है। कब होती है वाल्मी युद्ध, वाल्मी युद्ध का परिणाम कब आता है साथियों, इसका परिणाम आता है 20 सितंबर 1792। और वाल्मी युद्ध विशेषकर क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए जाना जाता है वाल्मी युद्ध, बता देंगे फटाफट। वाल्मी युद्ध क्यों जाना जाता है, फटाफट कमेंट कर देंगे मेरे साथी। 20 सितंबर 1792 बिल्कुल सही है, 20 सितंबर 1792 ही है वाल्मी युद्ध। क्यों जाना जाता है वाल्मी युद्ध, किस लिए जाना जाता है मित्रों, फटाफट कमेंट कर देंगे। हाँ जी, मोतीराम जी कह रहे हैं जीत फ्रांस की विजय हुई। बिल्कुल बिल्कुल, वाल्मी युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध था मित्रों, ये निर्णायक युद्ध था। कौन सा निर्णायक युद्ध था, ये निर्णायक युद्ध है। इसमें ऑस्ट्रिया और जो पर्सा की सेना है, ऑस्ट्रिया व पर्सा की संयुक्त सेना, वैसे इसको पर्सा की कहा जाता है। पर्सा की इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्सा का सेनापति है। पर्सा की जो संयुक्त सेना है, इस पर्सा की संयुक्त सेना को अंतिम रूप से हराया जाता है। क्या किया जाता है, अंतिम रूप से हराया जाता है। यानी इसके बाद में ये निश्चित हो जाता है कि जो फ्रांस है, जो लोग फ्रांस के क्या है कि राजा को अधिकार दिलाने आए थे, वो राजा के सारे अधिकार छिनवा के ही मानेंगे। और यहाँ ये निश्चित हो जाता है इस युद्ध के बाद कि राजा के सारे अधिकार छीने जाएंगे। और इसके बाद अगले ही दिन क्या होता है साथियों, अगले ही दिन यानी 21 सितंबर 1792, इस दिन क्या होता है साथियों, इस दिन फ्रांस में महत्वपूर्ण घटना होती है। आप खुद ही बताएंगे कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है, आप सभी बता देंगे फटाफट कमेंट करके, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिव रहना है। और बता देंगे फटाफट कमेंट करके कौन सी घटना हुई है 21 सितंबर को, कौन सी घटना होती है, गणतंत्र की घोषणा। वेरी गुड, विकास जी शर्मा कह रहे हैं राष्ट्रीय सभा, वस्तु जी कह रहे हैं बिल्कुल राष्ट्रीय सभा भी होती है। यहाँ बड़ी बात क्या होती है, यहाँ बड़ी बात ये होती है कि राजतंत्र की समाप्ति होती है। राजतंत्र जिसको संवैधानिक राजतंत्र के रूप में अपनाया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। यानी राजा के अधिकार हैं वो पूरी तरह से क्या किए जाते हैं मित्रों, वो पूरी तरह से छीन लिए जाते हैं। इसके बाद में सेकंड काम क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना होती है। राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की क्या रहती है, गणतंत्र की स्थापना यहाँ होती है। इस पर हम गौर करेंगे, इस तारीख पे गौर करेंगे। और इसी 21 सितंबर से ही क्या होता है साथियों, जो हमारी
पहले हमारा राष्ट्रीय सभा का शासन चला आ रहा था, वो समाप्त हो जाता है और यहाँ नेशनल कन्वेंशन आती हैं। नेशनल कन्वेंशन शासन करती हैं और नेशनल कन्वेंशन के शासन के दौरान क्या होता है उन पे हम चर्चा करते हैं। पहले आप ये देख लें, इतना क्लियर है ना सभी साथियों को। फ्रांस की क्रांति जो हम कल भी की थी, आज कर रहे हैं, सारी घटनाएं जुड़ती जा रही हैं, क्लियर होता जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे साथी लोग? हाँ जी। इसके बाद में नेशनल कन्वेंशन स्टार्ट होता है। वेरी गुड, सरोज जी बता रहे हैं, आस्तु जी बता रही हैं। नेशनल कन्वेंशन, बिल्कुल नेशनल कन्वेंशन अगली घटना रहती है। और नेशनल कन्वेंशन या इसको क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रीय सम्मेलन यह इसी को क्या कहते हैं हम? नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन अथवा नेशनल कन्वेंशन है, ये स्टार्ट होता है, यानी इसका शासन स्टार्ट होता है। वो कब होता है उसकी हम बात करते हैं। कब से कब तक रहता है ये बता दो। 21 सितंबर को तो स्टार्ट हो गया, कब तक रहेगा ये गौर करके बता देंगे साथियों। 21 सितंबर से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? हाँ जी, वेरी गुड। सोनाराम जी क्या कह रहे हैं? 1795। मोतीराम जी 92 और 95 दो कैसे कह रहे हो सर? वेरी गुड। गीता कुमारी जी, अनीता जी, ममता जी, वेरी गुड, शानदार, गजब, अच्छा कर रहे हैं आप, बिल्कुल सारे अच्छा कर रहे हैं साथियों। यहाँ अपने ध्यान रखना है कि नेशनल कन्वेंशन, ये बार बार मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्यों हमें याद करना है, इसको याद करना है। ये कब स्टार्ट होता है? 21 सितंबर को स्टार्ट होता है, 1792 को स्टार्ट होता है। कब तक रहता है? 26 अक्टूबर 1795 तक रहता है। 26 अक्टूबर 1795 तक ये रहता है। 26 अक्टूबर 1795 तक ये रहा है मित्रों, इसको अपने ध्यान रखना है। और इस नेशनल कन्वेंशन के शासन के दौरान क्या होता है, क्योंकि राजा को तो हटा ही दिया है, राजतंत्र तो समाप्त हो ही गया है और यहाँ गणतंत्र की स्थापना हो गई है, राजा का कोई रोल नहीं होता। अपने यहाँ एक बात करेंगे कि यहाँ दो दल होते हैं। पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे कि यहाँ फ्रांस में है, ये दो दल हैं, एक तो जेकोबिन है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जिरोंदिस्ट। जेकोबिन और जिरोंदिस्ट है, इनमें मेन अंतर क्या है? एक तो सीधा सा ध्यान रखेंगे जो हम सबको पता होता है, वो क्या है? सीधा हम सबको पता रहता है कि जेकोबिन है, ये पेरिस में एक जेकोबिन चर्च में मिलते थे और जेकोबिन चर्च में मिलते थे इसलिए इनका नाम जेकोबिन्स पड़ा। जिरोंदिस्ट है, इसके अधिकांश सदस्य फ्रांस के जिरोंद प्रांत के निवासी थे इसलिए जिरोंदिस्ट कहलाए। अब यहाँ अपने को और बातें ध्यान रखनी है कि जिरोंदिस्ट है, ये गणतंत्रवादी है, गणतंत्र की स्थापना हुई है, गणतंत्रवादी है। ये क्या है? आदर्शवादी है। गणतंत्रवादी के साथ साथ में क्या है? आदर्शवादी थे और ये अपने आप को सभ्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे। कौन? जिरोंदिस्ट। परंतु अपने को ध्यान रखना है कि जिरोंदिस्ट थे वो अनुभवहीन थे और अव्यवहारिक थे, व्यवहारिक बातें नहीं करते थे, अनुभवहीन थे। और यहाँ जेकोबिन है, वो व्यवहारिक थे परंतु गणतंत्रवादी नहीं, वो उग्र गणतंत्रवादी थे। वो चाहते थे पूरी तरह से जनता का शासन हो, किसी भी रूप में राजवंश का कोई शासन ना हो। इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद क्यों हुआ? इसमें मतभेद जो होता है साथियों, वो किस घटना को लेकर होता है, क्यों होता है और कैसे रहता है, उसकी हम बात करते हैं। हालांकि अभी तक की स्थिति में जिरोंदिस्ट को बहुमत है, परंतु आगे जब जाते हैं तो जेकोबिन सफल रहता है, जिरोंदिस्ट असफल हो जाते हैं। इसका कारण है कि इन दोनों के बीच में तीन मुद्दों को लेकर क्या था? मतभेद था। एक तो क्या था? जो सितंबर हत्याकांड है, इस सितंबर हत्याकांड के दोषियों को सजा देना,
यानी सितंबर हत्याकांड को लेकर विवाद था एक। दूसरा दूसरा क्या था साथियों? दूसरा ये था कि राजा के विरुद्ध जो जांच है ये कैसे करवाई जाए, क्या हो, इसको लेकर इनके बीच में मतभेद था। और तीसरा पेरिस को लेकर मतभेद था, पेरिस को लेकर मतभेद था। अब देखिए इसको आप अलग से नोट कर देंगे मित्रों अच्छी तरह से कि इनके बीच में कैसा कैसा मतभेद है, क्या मतभेद है, ये मैं बता देता हूं आपको कि सितंबर जो हत्याकांड है, इस सितंबर हत्याकांड का जो दोषी माना गया था वो मुख्यतः किसको माना गया है? वो दांतो और मारा को माना गया था। दांतो व मारा ने ये सितंबर हत्याकांड करवाया था। और ये दांतो और मारा दोनों किस दल से संबंधित थे? दोनों जेकोबिन दल से संबंधित थे। और जीरोनिस्ट क्या चाह रहे थे? जीरोनिस्ट चाह रहे थे कि दांतो और मारा को सजा दी जाए, जबकि जेकोबिन क्या चाह रहे हैं? जेकोबिन चाह रहे हैं क्योंकि हमारे वो सबसे अग्रिम नेता है, हमारे दल के सदस्य है, इसलिए उनको छूट दी जाए क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए वो कार्य किया था। नहीं तो जो विदेशी आक्रमण हो रहा था ऑस्ट्रिया और पर्सा का, वो जनता हमारे, वो सेना हमारे यहाँ अधिकार कर लेती और हमारे शासन में विदेशी हस्तक्षेप हो जाता, जो एक राष्ट्र की अस्मिता के लिए खतरा था। ये इन पे विवाद था। क्लियर है इतना एक विवाद। सेकंड, राजा के विरुद्ध जांच। जीरोनिस्ट क्या कहते हैं? जीरोनिस्ट कहते हैं मित्रों कि राजा है, इस राजा के विरुद्ध प्रॉपर जांच की जाए, यानी सही तरीके से जांच की जाए। अगर राजा दोषी पाया जाता है तो राजा को सजा दी जाए। जबकि जेकोबिन क्या कहते हैं? जेकोबिन कहते हैं कि राजा के विरुद्ध जांच नहीं की जाए, जांच के बिना ही उसे तुरंत दंड दिया जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो कल को राजतंत्र की पुनः स्थापना कर सकता है और राजा वास्तव में दोषी है ही तो सीधा उसको दंड दे दिया जाना चाहिए। ये जेकोबिन कहते हैं। और ये कहते हैं जांच करके दंड दिया जाना चाहिए जीरोनिस्ट, क्योंकि ये आदर्शवादी थे। ठीक है। इसके बाद में पेरिस को लेकर, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पेरिस को लेकर क्या विवाद था? देखिए जेकोबिन है, पेरिस कम्यून की जिसकी बात कर रहे हैं, जहां क्या कि बेली वहां के मेयर थे। ठीक है। पेरिस कम्यून है साथियों, पेरिस को लेकर जेकोबिन, क्योंकि पेरिस के जेकोबिन से चर्च में मिलते थे और जेकोबिन है ये पेरिस को बहुत अधिक महत्व देते थे। जीरोनिस्ट है ये पेरिस को महत्व नहीं देते थे। इनका प्रभाव पेरिस को छोड़कर शेष फ्रांस में था। किनका? जीरोनिस्ट का प्रभाव पेरिस को छोड़कर शेष फ्रांस में था और जेकोबिन्स का प्रभाव कहां था? फ्रांस में था। तो यहां ये बात कही गई, क्या कही गई कि ये जीरोनिस्ट कहते हैं कि पेरिस ही फ्रांस नहीं है। ये कथन ध्यान रख लेना है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि पेरिस ही फ्रांस नहीं है। ये कौन कहते हैं? जीरोनिस्ट कहते थे। तो पेरिस के महत्व को लेकर क्या है? इन दोनों में मतभेद था। जेकोबिन पेरिस को सबसे अधिक महत्व देते थे और जीरोनिस्ट पेरिस को महत्व नहीं देते थे। ये कहते थे पेरिस ही फ्रांस नहीं है, फ्रांस और भी है ना। तो ये था, ये तीन इनको लेकर विवाद थे। अब इनके तीन विवाद हैं तो इनके विरुद्ध कुछ काम प्रारंभ होते हैं। क्या काम प्रारंभ होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये क्लियर हुआ क्या इनके बीच में कौन कौन से विवाद है? जेकोबिन और जीरोनिस्ट के बीच में विवाद क्लियर हो गया होगा साथियों का। हाँ जी, किसकी बात करें? 21 है सर। ये देखिए 20 को क्या होता है? वाल्मीकि विजय होती है। और जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है ना, इसकी पहली बैठक होती है वो 20 को होती है, पर ये स्टार्ट कब होता है? 21 सितंबर को स्टार्ट होता है। तो 21 सितंबर को ही गणतंत्र की स्थापना होती है, 21 सितंबर को ही ये स्टार्ट होता है हमारे मित्रों। तो अब ध्यान रखेंगे इसमें प्रमुख घटनाएं कौन सी होती है। अब देखिए राजा लुई 16वें, राजा कौन है? लुई 16वां। इस राजा लुई 16वें को गिलोटीन पर चढ़ाना। अब देखिए गिलोटीन क्या था? ये गिलोटीन एक ऐसा यंत्र था जिस पे चढ़ाकर फांसी दी जाती थी और इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन ने किया था। इसलिए उनके नाम पर क्या हुआ कि गिलोटीन, इसका नामकरण हुआ। आप सभी बता देंगे, महत्वपूर्ण डेट है कि गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया लुई 16वें को। फटाफट कमेंट कर देंगे गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया है।
मित्रों फटाफट कमेंट कर देंगे कि गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया राजा को। हाँ जी, वेरी गुड, क्या बात है सरोज जी, ममता जी, सरोज कुमारी जी, सभी साथी अपने अपने उत्तर दे रहे हैं और बिल्कुल सही दे रहे हैं कि राजा को गिलोटीन पर चढ़ाया, कब चढ़ाया, राजा लुई 16वें को गिलोटीन पर चढ़ाया है वो 21 जनवरी 1793 को चढ़ाया है। 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन पर चढ़ा देते हैं। और इसी के शायद जो यहाँ बुर्वो वंश था, बुर्वो वंश हालांकि ये क्या है कि 20 सितंबर को ही समाप्त हो जाता है। बुर्वो वंश है जो कहाँ का वंश है, बुर्वो वंश फ्रांस का है, ये समाप्त हो जाता है। बुर्वो वंश क्या हो गया साथियों, समाप्त हो गया। अब एक फटाफट और बता देंगे तारीख कि रानी आंतवानेत को कब चढ़ाया गया। रानी आंतवानेत है, इनको गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया, गिलोटीन पर यानी फांसी कब दी गई, गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया है मेरी आंतवानेत को, बता देंगे फटाफट। वेरी गुड ममता जी, 16 अक्टूबर 1793। ओम प्रकाश जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सभी को पता है, इंपोर्टेंट रहता है 16 अक्टूबर 1793 को इनको गिलोटीन पे चढ़ाया गया है रानी को। ये ध्यान रखना है, इनको गिलोटीन पे चढ़ाने के साथ ही ये राजवंश है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पर यहाँ एक आंतक का राज्य स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है साथियों, आंतक का राज्य स्थापित होता है। और इस आंतक के राज्य में क्या रहता है, कैसे रहता है, इस पे हम बात करते हैं। आंतक का राज्य कब से कब रहा है, कोई साथी बताएगा क्या, आंतक का राज्य कब से कब रहा है, कोई साथी बताएगा। अब देखो राष्ट्रीय नेशनल कन्वेंशन के दौरान आंतक का राज्य होता है और ये आंतक का राज्य कब स्थापित होता है इसकी बात करेंगे हम। कोई कमेंट करके बता देंगे, कमेंट करके मेरे साथी बता देंगे आंतक का राज्य है ये फ्रांस में कब से कब रहता है, आंतक का राज्य कब से कब रहता है, कमेंट करके कौन कौन बता रहे हैं जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं 5 जुलाई से 93 से 28 जुलाई 93। विनोद जी कह रहे हैं मार्च से 93 से जुलाई 93। और क्या बात है, सरोज जी कह रहे हैं सितंबर से, बड़ा अंतर आ रहा है। मोतीराम जी कह रहे हैं सितंबर से। देखिए यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि आंतक का राज्य है, ये आंतक का राज्य माना जाता है। इसको आप देख लें, अलग अलग बुक में अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, तो आप यहां देखिए कि मार्च 1793 से प्रारंभ होता है और जुलाई 1794 तक रहता है, जुलाई 1794 तक रहता है। अब देखिए आंतक के राज्य में क्या क्या होता है, कौन सी संस्थाएं स्थापित होती हैं, आंतक के राज्य के लिए कौन सी संस्थाएं हैं और आंतक के राज्य में क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आंतक का राज्य क्यों स्थापित होता है, पहले तो ये क्यों का उत्तर देख लें कि ये स्थापित क्यों हुआ है। हाँ जी, कारण क्या रहा है इसके स्थापित होने का, वो साथी लोग कोई बताएगा क्या, आंतक का राज्य क्यों स्थापित होता है। हाँ जी, कोई साथी का कमेंट नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूं कि ये क्यों स्थापित होता है। ये क्यों स्थापित होता है, ये एक तो आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह जो हो रहा है, इस विद्रोह का दमन करने के लिए, दमन करने के लिए स्थापित होता है। आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए स्थापित ये होता है मित्रों, दमन करने के लिए। और दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए, विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए, या कह दे विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए, या इसको दूसरे रूप में कह दें कि जो विदेशी लोग हैं, इन विदेशी लोगों के
जो विदेशी लोग हैं, इन विदेशी लोगों के क्या है साथियों, इन विदेशी लोगों जो विदेशी आक्रमण कर रहे हैं, इनसे फ्रांस की रक्षा के लिए, जो पर्सा और ऑस्ट्रिया कर रहे थे, इनसे रक्षा के लिए। और तीसरा, गणतंत्र की सुरक्षा के लिए। अब देखिए, ये तीन बड़ी कारण है जिसके लिए आंतक का राज्य स्थापित किया जाता है। आंतक का राज्य किसके लिए स्थापित किया जाता है? आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए। जैसे हम देख रहे थे कि जेकोबिन है, ये जेकोबिन का विरोध कौन कर रहा है? जीरोदिस्ट कर रहे हैं। और इन जीरोदिस्ट जो विरोधी हैं, इस गणतंत्र की स्थापना के विरोधी हैं, राजा के जो समर्थक है, वो क्या कर रहे हैं? आंतरिक विद्रोह कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं विद्रोह फैला रहे हैं, इसका दमन करना है। दूसरा, विदेशी आक्रमण कर रहे थे राजा को अधिकार दिलाने के लिए, तो उन, क्योंकि राजा है, इस राजा को तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया, परंतु यहां ध्यान रखेंगे साथियों, जैसे ही 21 जनवरी 1793 को राजा को गिलोटिन पे चढ़ाया गया है, पूरे यूरोप में जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सा, स्पेन, रूस और भी बहुत से देश सम्मिलित थे, पूरे के पूरे यूरोप में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होती है। और यह कहा जाता है कि यह जनता के द्वारा किया गया अन्याय है और इसका बदला लिया जाएगा। तो यहां क्या है कि विदेशी आक्रमण की पूरी संभावना फ्रांस पे बन जाती है। तो ये इसलिए ये कहते हैं कि यहां हमें एक तानाशाह शासन एक तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। विद्रोहियों का हमारे अंदर है, उनका दमन करना पड़ेगा। विदेशियों से हमारे देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और तभी गणतंत्र का बचाव हो पाएगा, गणतंत्र की सुरक्षा हो पाएगी। तो ये तीन चीजें लेकर ये स्थापित किया गया। स्थापित किसके नेतृत्व में हुआ है और कौन कौन सी संस्थाएं यहां काम करती है? संस्थाओं का बता देंगे साथियों फटाफट कि आंतक के राज्य में कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी, बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। आंतक के राज्यों में कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी? ये सरोज जी कह रहे हैं 3 समिति, मोतीराम जी कह रहे हैं 3 कौन सी है? कोई कमेंट करके बता देगा क्या? हाँ जी, चलो मैं बता देता हूं, आप कमेंट करके ना बताएं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि 3 क्या है। यहां 3 चीजें थी, 3 समितियां थी, जिनको हम 2 भी कह सकते हैं। एक तो क्या है, जन सुरक्षा समिति। एक क्या थी? जन सुरक्षा समिति थी, जो एक तरह की क्या थी? जो एक तरह की पुलिस थी और इसे असीमित अधिकार प्राप्त थे। दूसरा क्या था? सार्वजनिक सुरक्षा समिति, और इस सार्वजनिक सुरक्षा समिति के अंतर्गत ही तीसरी थी, वो क्या थी साथियों? तीसरी था न्यायालय, क्रांतिकारी न्यायालय समिति। और इसके बाद में तीसरा था क्रांतिकारी न्यायालय। क्या था? क्रांतिकारी न्यायालय। अब देखिए, यहां अपने गौर करना है कि जन सुरक्षा समिति थी, इसे पुलिस के सभी असीमित अधिकार प्राप्त थे। ये किसी को गिरफ्तार कर सकती थी, किसी के विरुद्ध मुकदमा चला सकती थी। इस समिति ने क्या है, हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया है आंतक के राज्य के दौरान। ठीक है, इन समिति ने दिया। सार्वजनिक सुरक्षा समिति है, ये क्या कर रही है? ये न्यायालय उसी के अधीन आता था। ये एक तरीके से कार्यपालिका थी, व्यवस्थापिका थी, जिसके पास सारे अधिकार थे। और क्रांतिकारी न्यायालय ये तुरंत क्या करता था? जो भी देशद्रोही विरोधी लगता था उसके विरुद्ध तुरंत निर्णय देता था और हाथों हाथ उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। ये संस्थाएं काम कर रही है, ये उद्देश्य है। और इसी के तहत क्या स्थापित होता है साथियों? आंतक का राज्य स्थापित होता है। जब आंतक का राज्य स्थापित होता है तो हमें 3 व्यक्तियों को हमेशा याद रखना है। इनका ध्यान रखना है, 3 व्यक्तियों को। और ये 3 व्यक्ति कौन है, इनकी हम चर्चा करते हैं। अभी देखिए, 3 व्यक्ति हमारे कौन से रहते हैं? ये आंतक का राज्य है, आंतक का राज्य। ये अपने लिख लिया है 1793 से 1794 तक आंतक का राज्य हमारा है। और इस आंतक के राज्य में अपने को एक ध्यान रखना है, दांतों के नेतृत्व में ये प्रारंभ होता है। इसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है, दांतों के नेतृत्व में प्रारंभ होता है।
दूसरा हमें ध्यान रखना है मादमा रोला, मादमा रोला। और तीसरा हमें ध्यान रखना है, वो रखना है रोबस्पियर, रोबोस्पियर या रोबस्पियर इनको कहते हैं, रोबस्पियर। अब देखिए दांतों के नेतृत्व में, दांतों कौन है ये ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जेकोबिन नेता है, यानी जेकोबिन दल का सदस्य है। मादमारोला कौन है, ये जीरोंदिस्त नेता है। क्या नेता है, जीरोंदिस्त दल का नेता था। और ये कौन था, जेकोबिन था। यानी जो आंतक का राज्य स्थापित हुआ है ये किसके नेतृत्व में हुआ है, इस जो आंतक के राज्य का नेतृत्व किया जाता है, ये नेतृत्व किया जाता है मित्रों किसके द्वारा, जेकोबिनों के द्वारा, जेकोबिन्स के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। तो अब एक तो ये ध्यान रखेंगे कि दांतो भी नेता है इसका, और साथ में कौन है, रोबस्पियर भी है। पहले दांतो सर्व प्रमुख है, दांतो क्या है, सर्व प्रमुख नेता है। बहुत से साथियों के कमेंट आए हैं, क्या आए हैं ये इतने, हाँ जी दांतो रोबस्पियर, बिल्कुल सभी साथी ने बताया है अलग अलग। वास्तव में बड़ी अच्छी बात है, बड़े एक्टिव हो रखे हैं सभी, और एक्टिव ही हमें रहना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब देखिए दांतो है, दांतो का उद्देश्य था कि आंतरिक विद्रोह का दमन करने के बाद ये आंतक का राज्य स्थापित कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। आंतरिक विद्रोह जब के दमन के पश्चात, यानी दमन कर दिया तो दमन के पश्चात क्या कर देना चाहिए, दमन के पश्चात आंतक का राज्य समाप्त कर देना चाहिए, आंतक का राज्य समाप्त कर देना चाहिए। ये जब अपना इस तरह का विचार व्यक्त करता है, कब करता है, ये अप्रैल 1793 में कर देता है। तो जब दांतो करता है, ये विचार करता है, तो दांतों को क्या किया जाता है, गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी इसको भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी इसको भी मार दिया गया, फांसी दे दी गई जब इसने ऐसी बात कही। और इस दल का सर्व प्रमुख कौन बन गया, रोबस्पियर बन गया। मादमारोला है, ये पहले से विपक्षी है और इसको गिलोटीन पे चढ़ाया जाता है। इसको क्या है, गिलोटीन पर जब चढ़ाते हैं तो ये एक प्रसिद्ध कथन कहता है, गिलोटीन पर चढ़ाया गया इसको भी। अब गिलोटीन पर जब चढ़ाया गया तो इसका एक प्रसिद्ध कथन है, वो क्या है, वो कथन है कि ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता तेरे नाम पर, तेरे नाम पर कैसे कैसे अपराध किए जाते हैं, ये स्वतंत्रता तेरे नाम पर कैसे कैसे अपराध किए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये कौन कहता है, ये मादमारोला कहता है। जब मादमारोला को क्या किया जाता है, मादमारोला को जब गिलोटीन पे चढ़ाया जाता है। और लास्ट में क्या होता है साथियों, इस आंतक के राज्य की समाप्ति होती है। वो इसका जो प्रमुख रोबस्पियर है, इस रोबस्पियर को जब क्या किया जाता है, इस रोबस्पियर को गिलोटीन पे चढ़ाया जाता है। इसको गिलोटीन पे कब चढ़ाया गया है, इसको भी गिलोटीन पे, कोई नहीं बचा है, ये ध्यान रखेंगे। सभी लोग क्या हो गए हैं, सभी समाप्त हो गए हैं। इन इसको गिलोटीन पे चढ़ाया गया है, वो चढ़ाया गया है 28 जुलाई 1794 को। और 28 जुलाई 1794 को जब इसको गिलोटीन पे चढ़ाया गया, जुलाई 1794 इसको जब गिलोटीन पे चढ़ाया गया, इसी के साथ ये आंतक का राज्य है ये समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, आंतक का राज्य इसी के साथ समाप्त हो गया। रोबस्पियर को 28 जुलाई 1794 को गिलोटीन पे चढ़ाते हुए, ये हमारे आंतक का राज्य था। इसके बाद में लास्ट में देखिए साथियों, एक जो शासन स्थापित होता है इस क्रांति के दौरान, वो होता है डायरेक्टरी का शासन। और डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहता है, कितने डायरेक्टर थे और इसका परिणाम क्या रहता है, और उसके बाद हमारे सामने उभर के आता है वो एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो दुनिया को जीतना चाहता है, जो मात्र क्या है कि 4 फीट का व्यक्ति है और जो ये कहता है
कि मुझे विश्व विजेता बनना है। और जो ये कहता है, जब एक ज्योतिषी को दिखाता है कि आपके विश्व विजेता बनने के लिए आपके हाथों में क्या रेखा नहीं है, तो वो पूछता है कि कहाँ रेखा होती है, और तलवार से रेखा खींच लेता है और रेखा खींच कर कहता है कि अब तो मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया को प्रभावित करके गया, और एक छोटे से व्यक्ति ने दुनिया को किस तरह से हिला दिया, उसकी हम बात करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की, उसकी हम कल की कक्षा में करेंगे। पहले अपने लास्ट में अंतिम इसको विराम देते हैं। हाँ जी, अपने लिखते हैं साथियों। हाँ जी, इसको थर्मोडाइन प्रतिक्रिया कहते हैं। थर्मोडाइन प्रतिक्रिया कब होती है? अब साथी लोग, ममता जी बता रहे हैं कि ये 1795 से 1799 तक रहा। बिल्कुल 27 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट है। हाँ जी, इसके बाद में डायरेक्टरी जो 95 से 99 रहती है। देखिए, इसको जो इनकी थर्मोडियन किसको कहते थे? ये कैलेंडर में जुलाई के माह को कहते थे फ्रांस के, तो इसको थर्मोडियन प्रतिक्रिया अथवा थर्मोडियन क्रांति कहा गया है। अब यहां देखिए, ध्यान रखेंगे, डायरेक्टरी का शासन, डायरेक्टरी का शासन, यानी जैसे ही क्या है साथियों, 1795 में, अक्टूबर 1795 से लेकर नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा है। इस डायरेक्टरी के शासन से पहले कौन सा शासन है? राष्ट्रीय सम्मेलन का है, नेशनल कन्वेंशन का है। राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कन्वेंशन का रहा था, जो हमने देखा 1792 से लेकर कब तक रहा है? 1795 तक रहा है मित्रों। तो अपने उसको देखेंगे तो डायरेक्टरी का शासन यहाँ रहा। यहाँ 5 डायरेक्टर थे। कितने डायरेक्टर थे? 5 डायरेक्टर इसमें थे, जो यहाँ क्या कर रहे थे? शासन संभाल रहे थे। शासन संभाला इन्होंने। और ये जो डायरेक्टरी का शासन रहता है मित्रों, इसमें 2 चीजें होती हैं। डायरेक्टरी का शासन कैसा रहा है? अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो शासन ये कैसे रहा? डायरेक्टरी का शासन रहा है, ये शासन असफल रहा है साथियों। कैसा रहा है? अंतिम तौर पर हम इसका मूल्यांकन करें, इसका परिणाम जानना चाहें तो ये असफल रहा है। परंतु यहां अपने को एक चीज और गौर करनी है कि इसमें आंतरिक, जो आंतरिक है प्रक्रिया है, या हम कहें कि आंतरिक शासन प्रणाली है, आंतरिक शासन प्रणाली, इस आंतरिक शासन प्रणाली में तो क्या रहा है? ये असफल। जबकि असफल रहता है साथियों। जबकि यहां क्या रहता है कि जो विदेशी आक्रमण है या विदेशी मामले हैं, ये कहें आक्रमण की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। विदेशी आक्रमण के मामले में ये क्या रहा है? सफल रहा है। और यहाँ सफलता, ये आंशिक सफलता मिलती है, आंशिक सफलता मिलती है। आंशिक सफलता क्योंकि यहाँ क्या है? बिल्कुल मेन रूप से कौन उभर के आता है? या मेन रूप से नेपोलियन उभर के आता है। और ये नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन इस डायरेक्टरी के शासन का अंत करता है। अब डायरेक्टरी के शासन का किस तरह से अंत रहा? क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट है, इसलिए उनको हम पढ़ते हुए आएंगे। 1793 में टुल्लो का विद्रोह है, टुल्लो के बंदरगाह का विद्रोह है, वहां से हम पुनः स्टार्ट करेंगे उनके टाइम। तो इसलिए इनको हम ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ केवल अपने को इतना सा ही ध्यान रख लेना है कि डायरेक्टरी का शासन 5 डायरेक्टरों ने संभाला है। और इस शासन में क्या है? अगर पूर्णतः हम मूल्यांकन करें तो यह असफल रहा है। आंतरिक शासन प्रणाली के बारे में, आंतरिक व्यवस्था के मामले में बिल्कुल असफल रहा है। जबकि विदेशी आक्रमणों के बारे में आंशिक रूप से यह सफल रहा है। यह हमारी फ्रांस की क्रांति थी। अब फ्रांस की क्रांति में इस डायरेक्टरी में कौन सी घटनाएं होती हैं, वो हम नेपोलियन बोनापार्ट में लेके आएंगे साथियों। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट है, ये हमारे सिलेबस में पूरी तरह से है। कल की क्लास में हम नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व को देखेंगे जिसने दुनिया को हिला दिया। एक ऐसे व्यक्तित्व को देखेंगे जो रेखा उसके हाथ में नहीं थी, उस रेखा को उन्होंने तलवार से बना लिया। तो उन पर हम बात करेंगे। अभी जहां तक है कि आप सभी बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति आपकी क्लियर है पूरी तरह से? फ्रांस की क्रांति में कोई दिक्कत? हाँ जी, फ्रांस की क्रांति में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना?
चलो ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति को हम यहाँ विराम देंगे और इसके बाद हम नए पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे मित्रों? कल बढ़ेंगे, और कल अपने 5 बजे फिर मिलते हैं नई क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।